करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। जी हाँ साथियों, जब एक साधारण सी मुलायम रस्सी बार बार घिसकर चट्टान पर अपना निशान छोड़ जाती है, फिर हम तो एक दृढ़ संकल्पकृत मानव हैं। अपने मेहनत से एक ऐसा लकीर हम खींच सकते हैं जो हमारा नसीब बन जाए। तो हम दिन रात मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके इस दोहा को चरितार्थ कर सकते हैं और अपना एक सीट बीपीएससी टीआरई 2 में कंफर्म कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से लगातार आप लोगों तक एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू पहुंचाए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ होगा और अपने मेहनत को दिन रात एक करके अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे होंगे। तो लगातार अपने मेहनत को जारी रखिए और हम भी आपका समय समय पर सहयोग करते रहेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हमने कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हुए 10 क्वेश्चन ही किए थे। आज उसी सीरीज को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। आइए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? क्या वह लाला लाजपत राय थे? क्या वह बाल गंगाधर तिलक थे या बिपिन चंद्र पाल थे या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ढूंढना है कि लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं लाल बाल पाल के बारे में, लाल बाल और पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में, लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कलकत्ता की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाला लाजपत राय एकमात्र लाल बाल पाल के नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? आप लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का एक कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो यह उक्ति बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था? क्या लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया था, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कहा गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में कहा गया था या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो वह लखनऊ अधिवेशन 1916 है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने यह अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। साथियों, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण भी हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण किया गया था। एकीकरण से मतलब है जो 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नर्म दल में। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही कांग्रेस का एकीकरण हुआ। गर्म दल और नर्म दल पुनः आपस में मिलकर एक हो गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने यह अभिव्यक्ति जाहिर किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। साथियों, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ, इस कथन पर हम लोग ध्यान देंगे। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन किनका था? क्या यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था, लाला लाजपत राय का था, बिपिन चंद्र पाल का था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि यदि हम वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस की नीति थी, राजनीतिक नीति, उससे बाल गंगाधर तिलक काफ़ी रुष्ट रहते थे। इसलिए कांग्रेस का उपहास उड़ाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने ये कथन कहा था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किनका है? कांग्रेस के संदर्भ में एक कथन प्रचलित है, इसमें से देखना है कि यह कथन किनका है। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किनका है? क्या सर सैयद अहमद खान ने यह कथन दिया था, या अबुल कलाम आज़ाद ने यह कथन दिया था, या बदरुद्दीन तैयब जी ने यह कथन दिया था, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के गठन के बारे में कहा था, कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, यह कथन किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना है। क्या इस कथन को लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था, या डफरीन के द्वारा कहा गया था, या डलहौजी के द्वारा कहा गया, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा। कर्जन ने इस कथन को कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन कर्जन का था। कर्जन का कार्यकाल भारत में गवर्नर जनरल के रूप में 1899 से लेकर 1905 तक रहा है, और हम सभी को ये मालूम है कि 1905 ईस्वी में भारत विरोधी सबसे बड़ा काम कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था, और बंगाल विभाजन के संदर्भ में अंग्रेज़ों का तर्क था कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है जिसके प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है, अतः प्रशासनिक कार्यों में सुविधा के लिए इसको दो भागों में बांट दिया गया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? क्या वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, WC बनर्जी थे, A.O. ह्यूम थे, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की सलाह लॉर्ड डफरीन द्वारा दिया गया था। लॉर्ड डफरीन ने A.O. ह्यूम को सलाह दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के लिए। लॉर्ड डफरीन का कार्यकाल भारत में गवर्नर जनरल के रूप में 1884 से 1888 तक है। 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरीन भारत के गवर्नर जनरल रहे।
तो इन्हीं के कार्यकाल में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसकी अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के वजह से कांग्रेस का पहला अधिवेशन वहाँ नहीं हो सका। तो स्थान बदल करके बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की पहला अधिवेशन को किया गया था, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी अनुपस्थित थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे और एओ ह्यूम तो संस्थापक थे ही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उस समय ये कलकत्ता में धार्मिक सुधार कार्यक्रम के लिए और सामाजिक सुधार कार्यक्रम के लिए अन्य संस्थानों में व्यस्त थे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी, और वह कांग्रेस अधिवेशन कौन सा है? क्या बेलगांव का अधिवेशन था जो 1924 में रखा गया था? क्या नागपुर अधिवेशन 1920 या मद्रास अधिवेशन 1927 या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, और वह अधिवेशन बेलगांव का अधिवेशन था जो 1924 ईस्वी में रखा गया था। साथियों, ये बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव अधिवेशन 1924 एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी थे। सी विजय राघवाचारी थे। और मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता ए अंसारी के द्वारा किया गया था। ए अंसारी के द्वारा मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता की गई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1938 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या रास बिहारी बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या इनमें से कोई नहीं? तो 1938 ईस्वी का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो हरिपुरा गुजरात में रखा गया था। साथियों, ये हरिपुरा गुजरात में है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। रास बिहारी बोस ने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। रास बिहारी बोस 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 1939 ईस्वी में पुनः सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इस अध्यक्ष के चुनाव में गांधी जी ने अपने लोकप्रिय उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को अपने तरफ से उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर 1939 ईस्वी के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, जिसके विरोध में गांधी जी ने स्वयं की हार मान ली थी और सुभाष चंद्र बोस इस बात से नाराज होकर के इस्तीफा दे दिए थे। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में पड़ता है। और इस अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। सुभाष चंद्र बोस 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में
चुने गए थे और पुनः इनका चुनाव 1939 ईस्वी में भी त्रिपुरी अधिवेशन के लिए हुआ था, लेकिन इन्होंने विवाद के वजह से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? जब 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया तो उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? क्या भीमराव अंबेडकर को चुना गया था, या महात्मा गांधी को चुना गया था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, या इनमें से कोई नहीं? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए महात्मा गांधी ने अपनी ओर से पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। तो इस हार को महात्मा गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर लिया था, जिस पर सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद पुनः चुनाव हुआ अध्यक्ष पद के लिए और अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्या लाला लाजपत राय ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, बिपिन चंद्र पॉल ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं? तो सेफ्टी वॉल्व का तात्पर्य है कि अंग्रेजी सरकार अपने सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाया था और अंग्रेज़ों को ये लगा था कि जब हम एक संगठन बना देंगे जिसके तहत जो भी भारतीय क्रांतिकारी हैं अपने प्रश्नों को, अपने मांगों को उस संगठन के द्वारा हम तक पहुंचाएंगे। तो इस संदर्भ में लाला लाजपत राय का कथन था कि अंग्रेज़ों ने अपने लिए सेफ्टी वॉल का निर्माण किया है ताकि उसे शासन व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी ना आए। तो मोटे तौर पर ये समझेंगे कि सेफ्टी वॉल्व जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई वह एक सुरक्षा की दृष्टि से, अपने शासन व्यवस्था को बचाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कांग्रेस की स्थापना करवाया था। तो इस कथन का जो जन्मदाता था या जो सेफ्टी वॉल सिद्धांत को देने वाला था वो लाला लाजपत राय थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेफ्टी वॉल का मतलब ब्रिटिश सरकार अपने लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया था कांग्रेस के रूप में और उन्हें लगा था कि हम कांग्रेस के आड़ में अपने शासन व्यवस्था को निरंतर बरकरार रख पाएंगे भारत में, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की सुझाव स्वतंत्रता के बाद किसने दी थी? क्या वह महात्मा गांधी थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त करने की जो सुझाव है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय कौन था? क्या जेबी कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि जेबी कृपलानी थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस अधिवेशन में समझौता हुआ था? क्या लखनऊ अधिवेशन 1916 में समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1932 में समझौता हुआ था,
या कराची अधिवेशन 1931 में, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन गाया गया था। क्या वह कलकत्ता अधिवेशन था 1911 ईस्वी का, क्या वह कलकत्ता अधिवेशन था 1896 ईस्वी का, क्या वह इलाहाबाद अधिवेशन था 1888 ईस्वी का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन गाया गया था। तो साथियों, वह कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी का था, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। विशन नारायण धर की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन 1911 आयोजित किया गया था, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। साथियों, कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता की गई थी। सबसे पहले इस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। सबसे पहले इस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह के दौरान किया गया था। सन्यासी विद्रोह 1857 ईस्वी के क्रांति के आसपास सन्यासी विद्रोह हुआ था, और उसी विद्रोह के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा था, जिसमें वंदे मातरम गीत की चर्चा है। और इस वंदे मातरम गीत को सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में गाया गया, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सियानी थे। रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन 1896 आयोजित हुआ, और इसमें सबसे पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, जो सन्यासी विद्रोह के दौरान लिखा गया था। सन्यासी विद्रोह के दौरान आनंद मठ नामक उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, और उसी उपन्यास का हिस्सा है वंदे मातरम, जिसको 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में गाया गया था। और जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, इसको सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर कर रहे थे। साथियों, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बंगला भी लिखा गया था, जो अभी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सकुशल रहें और अपने पढ़ाई पर सतत जोर देते रहें, ताकि आपको जल्दी से सफलता मिल जाए। धन्यवाद।